इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। आखिर हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है और पार्लियामेंट क्या फंक्शन करती है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पार्लियामेंट है वो क्या क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, और पार्लियामेंट किस तरीके से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का, जिसको कि हम देख लेते हैं, फिर हम आगे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जो हैं, यानी इंडिया में रहने वाले लोग जो हैं, वो खुद पर काफ़ी ज़्यादा प्राइड करते हैं कि वो एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। और इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, मदद करता है। और इस चैप्टर में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जो आइडिया है जिसमें कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, वो कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिर जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उसको लोगों की मर्जी से क्यों चलना चाहिए, लोगों की इजाज़त लेकर, या फिर लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उसको पूरा क्यों करना चाहिए। इन चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, ये जो पूरा आइडिया है कि लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी जनता है उसकी मर्जी के अनुसार सरकारें चलनी चाहिए, तो ये वो आइडियाज़ हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से जो हमारा डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से लागू होता है। और सबसे ज़्यादा हम उसको देख सकते हैं कि एक विजिबल जो हमारा प्रोसेस है वो यही है। और इसके लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट वो जगह है, पार्लियामेंट वो संस्था है जहाँ पर हमारे जो चुने हुए लीडर्स होते हैं, या फिर हम जिनको वोट देते हैं, अपने बदले में पावर को शो करने के लिए वो जाकर वहां पर जनता के पावर को, जनता के ताकत को यूज करते हैं। तो पार्लियामेंट एक तरीके से जो जनता है उसके ताकत को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वजह से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जरिए ही जो सिटीजन है इंडिया के, यानी इंडिया के जो नागरिक हैं, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि देखिए, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पार्लियामेंट को चुनते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज को चुनते हैं, और वही लोग जाकर हमारे बदले में वहां जाकर पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को यूज करते हैं, पावर को शो करते हैं। इसके बाद यहां पर हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक आ जाता है, वो है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। यानी कि लोगों को आखिर डिसाइड क्यों करना चाहिए, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जबकि हम पूरे काम को देखें तो सरकार में जो आईएएस अफसर बैठे हैं या फिर जो नेता हैं वो खुद से सारे काम को करते हैं, लेकिन हमें यहां पर लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, यहां पर इस चीज की जरूरत तब लोगों को समझ में आई जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का शासन था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो उस समय जो हमारे नेता थे या फिर जो लीडर्स थे वो इस चीज को देख रहे थे कि देखिए, हम जो हैं, यानी इंडियंस जो हैं, उनके ऊपर कानूनों को थोप दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेज जिस तरीके से कहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से लोगों को रहना पड़ता है, जीना पड़ता है, और जो भी कानून उनके ऊपर थोप दिया जाए लोगों के ऊपर, उसको मानना पड़ता है। यानी लोग जो थे वो बिल्कुल ही नाखुश थे, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी बातों को सामने रख सकें और उन बातों का विरोध कर सकें जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रही है। तो उसके बाद जो बहुत लंबा एक स्ट्रगल चला आज़ादी के लिए, जिसमें कि सोसाइटी के बहुत सारे अलग अलग हिस्से के लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो उसके बाद जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि जो आइडिया है फ्रीडम का, इक्वालिटी का, और जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो कॉलोनियल रूल था, यानी अंग्रेजों का रूल था, वो इंडियंस के लिए उतना अच्छा नहीं था। उनको काफ़ी एक खराब स्थिति में रहना पड़ रहा था, एक डर के माहौल में रहना पड़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि वो बहुत सारे डिसीजन से एग्री नहीं करते थे जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लिए जाते थे, लेकिन वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे और उनके डिसीजंस का विरोध नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो लीडर्स थे, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब उन्हें यह समझ में आया कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हमें एक ऐसा सरकार बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर कोई भी व्यक्ति, उसे डर ना लगे, उसे भी किसी भी तरीके का खतरा ना लगे सरकार का विरोध करने में या फिर कोई डिसीजन का विरोध करने में जो कि सरकार द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन में पार्टिसिपेशन है वो आज़ादी के बाद ही केवल शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। नहीं, उसके पहले भी था, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में था। तो देखिए, जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनी, तो 1885 से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिमांड कर रही थी कि इलेक्टेड मेंबर्स को लेजिस्लेचर में जगह दिया जाए जहां पर वो क्वेश्चन पूछ सके और इसके साथ ही बजट को डिस्कस कर सके। इसके बाद 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, जिसके जरिए कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया गया, कुछ लोगों को वहां पर बैठने की इजाजत दी गई। लेकिन ये जो आपके यहां पर प्रावधान किए गए थे 1909 में, ये उतने पावरफुल नहीं थे, उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे जैसा कि आज हमें एक्सरसाइज करने को मिलता है,
है जैसा कि आज हम हमारा सिस्टम देखते हैं पार्लियामेंट का, वैसा नहीं था। और उस समय के जो लेजिस्लेचर थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में बनाए गए थे, ये उस समय के डिमांड्स को देखकर ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था ताकि जो विरोध है वो जरूरत से ज़्यादा ना बढ़े। और वहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम बनाया गया था लेजिस्लेचर का, जिसमें कि लोगों को इलेक्ट किया जाता था, वहाँ पर सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, कुछ कैटेगरी में कुछ लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था। और इसके बाद यहाँ पर जैसे बात की गई कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि जो कॉलोनियल रूल का एक्सपीरियंस है या फिर जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग लोगों का स्ट्रगल मूवमेंट में, उसकी वजह से जो नेशनलिस्ट थे उनको ये समझ में आया कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, यानी जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, उसमें सभी लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे और लोग जो हैं वो अपने डिसीजन को खुद ले सकेंगे। और देखिए, इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो हमारा देश बना, उसमें जो सभी लोग थे वो आज़ाद थे, फ्री कंट्री के सिटीजन्स थे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट बनेगी फ्री सिटीजन्स की कंट्री की तो वो कुछ भी कर सकती है, नहीं। तो गवर्नमेंट जो बनेगी, ये इस बात को ध्यान में रखा गया इंडिया के आज़ाद होने के बाद कि जो गवर्नमेंट बने वो हमेशा लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखे, लोगों की डिमांड्स को ध्यान में रखे और उसके अनुसार अपनी नीतियों को बनाए, अपने सरकार को चलाए। और इसके साथ ही जो ड्रीम्स थे और एस्पिरेशंस थे फ्रीडम स्ट्रगल के, इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बल दिया गया, इस बात को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको सही तरीके से लागू किया जाए, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो एक निश्चित एज होने के बाद। और इस तरीके से जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको हमारे देश में वोट का अधिकार मिला, या फिर आज हम वोट का अधिकार यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो होता है हमारा कंसेंट। यानी कि डेमोक्रेसी में हमेशा लोगों की मर्जी से सरकार को चलना चाहिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, लोगों के डिज़ायर्स को पूरा करना चाहिए और हमेशा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार निर्माण में या फिर डेमोक्रेसी के पूरे फंक्शनिंग में। और देखिए, लोगों का जो डिसीजन होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करता है और इसके साथ ही वो किस तरीके से फंक्शन करेगा ये भी डिसाइड करता है। और देखिए, बेसिक आइडिया जो है इस तरीके के डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई खास आदमी है या फिर कोई एक सिटीजन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसके साथ ही जो हमारा गवर्नमेंट है या फिर जो दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास हमेशा जनता का समर्थन होना चाहिए, जनता का ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से काम करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि देखिए, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार को अपना अप्रूवल कैसे देगी, कैसे वो बताएगी कि वो सरकार के समर्थन में है या फिर विरोध में है। तो देखिए, एक तरीका जो है सबसे आसान तरीका वो है इलेक्शन, कि जब इलेक्शन आएगा वो सरकार के पक्ष में अगर वोट करती है तो वो सरकार के समर्थन में है, और सरकार के विपक्ष में वोट करती है तो वो सरकार के विरोध में है। और इसके अलावा देखिए, जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे पार्लियामेंट के लिए अपने इलाके से, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ लोग जो हैं वो मिलकर सरकार का निर्माण करेंगे। और इसके साथ ही जो पार्लियामेंट है जिसमें कि आपको रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वो साथ मिलकर सरकार को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार पर क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली अपने सरकार पर कंट्रोल रखते हैं, अपने सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि उसको किस तरीके से काम करना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। इसके बाद देखिए, यहां पर बताया गया कि जो हमारा आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम रहा है हमारे क्लास 6 और क्लास 7 के लिए। और आप एक तरीके से फेमिलियर हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है अलग अलग लेवल गवर्नमेंट के लेवल पर, और उसको एक तरीके से एक्सरसाइज यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर नीचे एक्सरसाइज दिया गया है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो इसके बाद यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब ये वीडियो बन जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा,